वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे इनके पीवाईक्यू सीरीज हम लोग करने जा रहे हैं। जीन पियाजे का जो टॉपिक है हमारा, इसका जो कंटेंट है वो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था क्लासेस में। 2 पार्ट्स में मैंने इसके भी वीडियोस आपके शेयर किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, बहुत बेसिक से उस वीडियोस को मैंने डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे प्लीज जाके देख लें, क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में काफी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वीडियोस के दे दूंगी। आज हम उससे रिलेटेड टॉपिक का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके दोनों में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका है। 15 क्वेश्चंस का ये सीरीज है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू। जीन पियाजे के हिसाब से विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस काम के लिए सक्षम होते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे के हिसाब से हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जीन पियाजे के जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं वो कई सारे पार्ट्स में आपके जो हैं वो आपने देखा है। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि डेवलपमेंट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि उन्होंने 4 स्टेजेस में कुल डेवलपमेंट को दिया था। और अगर हम एक बार रिवाइज करें तो वो था हमारा सेंसोरी मोटर स्टेजेस था, उसके बाद संवेदनात्मक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, फिर उसके बाद हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और उसके बाद जिसको कि हम अभी पूर्व संक्रियात्मक चरण के नाम से जानते हैं, कंक्रीट आपका हो गया, मूर्त हो गया आपका, उसके बाद आपका फॉर्मल हो गया, औपचारिक। ये 4 स्टेजेस हैं जो क्रम में हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में उन्होंने बताया था कि बच्चों में जो है ये कुल मिला के 2 से 7 इयर्स के बच्चों के बारे में उन्होंने बताया था, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस के बारे में। और उनमें कुछ चीजें इन्होंने बताई थी हमें, ये है हमारा 2 to 7 इयर्स। ठीक है, अब इस पूर्व संक्रियात्मक चरण में उन्होंने क्या क्या कहा था। तो उन्होंने बेसिक चीजें कही थी कि इसमें बच्चों में लॉजिक्स की कमी होती है, लॉजिक्स जो है वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। साथ में आपको बताया था कि रिवर्सिबिलिटीज की कमी होती है, वो एक जगह से जाते हैं, एक जगह जा तो सकते हैं पर वहां से आने में उनको दिक्कत होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वाटर से आइस बनने का कॉन्सेप्ट उनको समझ तो आएगा, बट उसको रिवर्स करने के कॉन्सेप्ट में उनको प्रॉब्लम्स आती है। तो ये हो गया। उसके बाद जीववाद का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें बताया था कि बच्चे जो हैं सजीव और निर्जीव की उनको समझ नहीं होती है। इसके अलावा ईगो सेंटर्ड होते हैं, वो अपने हिसाब से दुनिया को सोचते हैं। सिंबॉलिक थॉट्स उनके में आ जाता है। सिंबॉलिक थॉट्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि उनको सिंबल्स की पहचान जो है, अल्फाबेट्स हो गया, लेटर्स हो गया, सिंबल्स के थ्रू वो चीजों को पहचानने लग जाते हैं। कंजर्वेशन की कमी है, यानी कि वो कंजर्व किसी चीज को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, कंजर्व नहीं कर सकते हैं। अमाउंट का उनको कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स में ये होता है कि अमाउंट का बेसिकली उनको पता आइडिया नहीं है। अगर आप 2 ग्लास में पानी डाल देते हैं, सेम क्वांटिटी का पानी डालते हैं छोटे और बड़े ग्लास में, तो उनको ये समझ नहीं आएगा कि क्वांटिटी किसमें ज्यादा है किसमें कम है। जिस ग्लास में भरा हुआ वो देखेंगे, चाहे सेम क्वांटिटी का हो, उनको कंफ्यूजन हो जाएगी, उन्हें लगेगा वही ज्यादा है। तो यानी कि उनका ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा उन्होंने बताया था आपको सेंट्रेशन, मतलब एक ही पक्ष को वो देख पाते हैं, एक ही चीज, एक ही पहलू को उनको समझ आता है। अगर वो पेन है तो पेन के एक ही पक्ष के बारे में बात करेंगे, हो सकता है उनके कलर्स के बारे में बात करो। तो इस तरह की कुछ चीजें हमने डिस्कस की हुई थी। अब चलिए, क्वेश्चन के हिसाब से वो पूछ रहे हैं हमसे कि पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे किस काम के लिए सक्षम होते हैं। तो अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, रिवर्सिबिलिटी की कमी रहती है, यानी प्रतिवर्ती सोच उनके में जो है वो नहीं हो पाता है। तो ये ऑप्शन हमारा खत्म है। क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफाई चीजों को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया खत्म। कंजर्वेशन की कमी होती है, यानी उनको अमाउंट का जो है आइडिया नहीं होता है, संरक्षण का अभाव होता है। तो ये सारी चीजें हैं। वर्गीकरण वो नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या बचा हमारा ऑप्शन, वैसे भी बी ऑप्शन हमारे पास एक बचा हुआ है, मेक बिलीव प्ले। ये हो गया कि बच्चे जो हैं वो चीजों को जो है सोचते हैं, समझते हैं और उस हिसाब से वो उन चीजों को करते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा
खेल खेल के माध्यम में बच्चों को जो है दिखाया जाता है, कराया जाता है। जैसे किसी भी चीज में आप उनको कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो आप उनको खेल के थ्रू समझाते हैं चीजों को। इस उम्र के बच्चों में इतना नहीं है कि वो सीरियस होकर के बैठ करके आपकी चीजों को लॉजिक्स के साथ में सुनेंगे। तो मेक बिलीव प्ले होता है इस एज के बच्चों में, जिसके थ्रू जो है प्ले स्कूल के टीचर्स भी बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, A young child can engage in some symbolic play but cannot yet take perspective of another person and became easily upset by events if she cannot control. Which of the following stages given by Jean Piaget applies to this child's level of development? एक छोटा बच्चा प्रतीकात्मक खेल में संलग्न हो सकता है, मतलब सिंबॉलिक थॉट्स जो है उसके अंदर सिंबल्स के थ्रू जो है वो समझ पा रहा है चीजों को। उनको अल्फाबेट्स हो गया, ABCD या नंबर्स हो गए, उनका ज्ञान उनको है, लेकिन उस व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य नहीं ले सकता है। किसी व्यक्ति का मतलब उसको जो है सिंबॉलिक थॉट्स तो आ गया है, बट वो जो है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि उसको दूसरों का पर्सपेक्टिव जो है, दूसरों का नजरिया नहीं समझ आ रहा है। कुल मिला के उसको अपना ही नजरिया यहाँ पे समझ आता है, अपनी ही बात समझ आती है। तो अन्य व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य नहीं ले सकता और वह आसानी से परेशान हो जाता है जिन पे वो नियंत्रण नहीं कर सकता। मतलब जिस चीज पे वो खुद को कंट्रोल नहीं करता, वहां पे वो क्रैंकी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये कौन सा चरण है विकास के स्तर पे जीन पियाजे के हिसाब से? तो देखिए, पर्सपेक्टिव जो बताया था कि ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिक आत्म केंद्रित वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसमें कि बच्चे जो हैं वो जिसमें बच्चे जो हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने नजरिए से देखते हैं, अपने तरीके से देखते हैं, उन्हें दूसरों से मतलब नहीं है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने किस स्टेजेस में पढ़ा था? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था आपका, वो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में आपने पढ़ा था। अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित होने वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें अपने बच्चे अपने आप को ही पूरा सेंटर में रखते हैं और अपने हिसाब से ही सोचते हैं कि वो जैसा महसूस कर रहे हैं, वो जैसा फील कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसी हिसाब से फील कर रही है। ये कॉन्सेप्ट होता है ईगो सेंट्रिज्म का, आत्म केंद्रित का। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड इसको हम कह सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा प्री ऑपरेशनल, पूर्व परिचालन स्टेज, आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पियाजेस कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे का निर्माण है? तो देखिए, पियाजे ने किन किन चीजों में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किन किन चीजों को देखा था, आइए ऑप्शंस के थ्रू हम देख रहे हैं। स्कीमा, स्कीमा की बात किसने करी थी? स्कीमा की बात जो है, स्कीमा मतलब ढांचा, इसकी बात तो हमें पता ही है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया था। एक सेकेंड, कि इसकी बात किसने करी थी? इसकी बात पियाजे ने, जीन पियाजे ने की है। जेपी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है, कंडीशनिंग के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है, रीइंफोर्समेंट की भी बात इन्होंने नहीं करी है। इन्होंने जो बात करी है, इनकी थ्योरी में जो बात हुई है, वो है स्कीमा के बारे में। आपको बता रखा था मैंने, एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि स्कीमा जो होता है वो एक ढांचा होता है, एक रूपरेखा होता है। जब कोई, जो बच्चों में कब से होता है, जन्म से लेकर के स्कीमा का कॉन्सेप्ट बच्चों में डेवलप्ड होता है। बॉन्ड जब से होते हैं तब से 15 साल तक ये डेवलप्ड होता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी आप बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो अपने स्कीमा में जो है उस चीज का एक रूपरेखा, एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है स्कीमा का। जीन पियाजे ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है हमारा? आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द concrete operational stage as proposed by Jean Piaget?
जीन पियाजे के हिसाब से मूर्त परिचालन, कॉन्क्रीट का मतलब मूर्त परिचालन, ठीक है। मूर्त परिचालन चरण की क्या विशेषता है, ठीक है। चलिए, कंक्रीट ऑपरेशनल के बारे में आपने जो है क्लासेस में किया हुआ था, लास्ट क्लासेस में। ये जो कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त परिचालन स्टेजेस होता है, ये 7 to 11 ईयर्स के बच्चों में हमने देखा था। इसके अंदर बच्चों में क्या होता है, जिन चीजों को वो टच कर पाते हैं, जिन चीजों को वो फील कर पाते हैं, जिन चीजों को वो देख पाते हैं, उनमें उनका लॉजिक्स जो है वो डेवलप्ड होने लगता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि अगर बच्चा है तो वो क्या करेगा, क्लास, शेप और साइज के हिसाब से चीजों को ऑर्गेनाइज करने लग जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा था इसके अलावा बच्चों में जो जो हमने देखा था प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में कमी थी, वो सारी चीजें इनमें आ गई थी। क्लासिफिकेशन आ गया करना बच्चों को, सीरिएशन, सीरियल ऑर्डर में लगाना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, यानी आरोही टू अवरोही, अवरोही टू आरोही क्रम, ये इनमें बच्चे काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। रिवर्सिबिलिटीज जो है वो आ जाती है बच्चों में, कि बच्चे जो है दोनों तरीके से, दोनों पहलू से जो है चीजों को समझ पाते हैं। उनको अब समझ में आने लगा कि वाटर जो है जब ठंडा होगा तो आइस बनेगा, जब यही चीजें गर्म हो जाएगी आइस तो वो वाटर बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट उनको समझ आने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि बच्चों में जो है लॉजिक्स तो लग जाती हैं। इस टाइम पे बच्चे अपना जो है वो लॉजिक लगाना, चीजों में जो चीजें कंक्रीट है, मूर्त है, उनमें लॉजिक्स लगाने लग जाते हैं। चलिए, एक रिवीजन हमने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस के बारे में करा है। अब हम ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं कि ये कह रहा है कि कौन सा जो है मूर्त परिचालन चरण की विशेषता है। हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग काल्पनिक तौर पे तो हमने इसमें बात ही नहीं करी थी। हमने इसके बारे में बात किसमें करी थी, फॉर्मल, औपचारिक चरण में बात करी थी, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन, नकल करना, तो हमने सेंसोरी मोटर में जो है बात करी थी, तो ये हुई नहीं। मेक बिलीव प्ले हमने प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में बात करी थी। कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन, संरक्षण की जो चीजें हैं वो अब इनके में आ गई है। अब वो क्लासिफाइड चीजों को कर सकते हैं अपने हिसाब से, चाहे वो शेप के हिसाब से करे, चाहे वो क्लास के हिसाब से करे, चाहे वो कलर के हिसाब से करे, जिस तरीके से भी वो शेप में क्लासिफाई करना चाहते हैं, कंजर्वेशन जो है उनके अंदर आ चुका है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा आंसर नंबर बी। चलिए, नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग occurs as a result of modifying new information to fit existing schema and by modifying old schemes as per new information. These two processes are known as, एक बार हिंदी में भी समझ लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। जीन पियाजे के हिसाब से स्कीमा बिल्डिंग जो है, स्कीमा बिल्डिंग जो कि एक आपको पता है कि एक फ्रेमवर्क, रूपरेखा, ढांचा जो हम बनाते हैं अपने दिमाग में, तो मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होता है। इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि इसमें जो है स्कीमा में आपके कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए थे, दो तरह के कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं। स्कीमा में जब हम कोई चीज का, कोई कॉन्सेप्ट जो होता है जिसका हम रूपरेखा तैयार करते हैं, तो उसमें दो तरीके से करते हैं, दो प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व होती है। एसिमिलेशन, जिसको कि हम कहते हैं आत्मसात। अब इसमें क्या होता है एसिमिलेशन के प्रोसेस में, कि जो इंफॉर्मेशन पहले से आपके पास है, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहले से आपके पास है, इसी में आपने क्या किया, कोई नई इंफॉर्मेशन को, न्यू इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया, ऐड किया है एग्जिस्टिंग स्कीमा में। कहां पे? जो स्कीमा में ऑलरेडी आपके था। ठीक है। अब कैसे? जैसे कि बच्चों को आपने पहले से ही बता रखा था ए फॉर एप्पल के बारे में, ठीक है, और बाद में आपने उनको ए फॉर एरोप्लेन के बारे में भी बताया, ए फॉर एंट के बारे में भी बताया,
और ए फॉर आपने बताया एप्रिकॉट के बारे में भी बताया। तो पहले से उन्हें ए फॉर एप्पल का ज्ञान था ही, ये इनके स्कीमा में ऑलरेडी जो है मौजूद था, यानी कि ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग स्कीमा हो गया। अब इसमें आपने क्या किया, कुछ नई इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन उनको जो है ऐड उनसे करवाया है। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही नई इंफॉर्मेशन को ऐड करवाते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। ठीक है। अकोमोडेशन का प्रोसेस क्या होता है, समायोजन का। इसमें क्या होता है कि आप जो है कोई नया कॉन्सेप्ट जो है, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू इंफॉर्मेशन जो है बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे यहाँ पे नए न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू इंफॉर्मेशन जो भी है उसको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही नई इंफॉर्मेशन है, और इसको यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे इसको ऐड, मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई, एडजस्ट या अकोमोडेट बोल सकते हैं आप इसको। करना, ठीक है। यानी कि आपने पहले इस बच्चे को बर्ड्स के बारे में बताया था कि बर्ड्स जो है, मैं ये एग्जांपल कॉन्सेप्ट्स के क्लासेस में भी दे चुकी हूँ, इसीलिए सेम एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए चीजों को, कि आपने बर्ड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से बच्चों को बताया था कि बर्ड जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो फ्लाई करती हैं। ठीक है। अब बच्चे ने बर्ड को देखा तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में पहले से आ चुका है कि बर्ड जो है ये फ्लाई कर रही है, लेकिन आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उनको दिए जैसे पेंगुइन के बारे में, ऑस्ट्रिचेस के बारे में, तो उन्होंने देखते ही बोला कि ये बर्ड्स हैं और ये जो है इनके पास पंख है और ये क्या हो रही है, फ्लाई कर रही है। तब आपने उन्हें बताया कि ये बर्ड्स फ्लाई नहीं करती। इस सिचुएशन में वो जो है कंफ्यूज हो चुके थे। आपने जब उन्हें ये नया कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चे कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो फ्लाई नहीं करते, जिनके पास विंग्स होते हैं फिर भी वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपका पेंगुइन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, तो ये सारे जब आपने उसको एग्जांपल्स दिए तो उन्होंने जो है अपने स्कीमा में नई इंफॉर्मेशंस को क्या किया है, मॉडिफाई किया है, एडजस्ट किया है, अकोमोडेट किया है। यहाँ पे यही चीजें कह रही है कि आप जो है एक बार क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को जो है एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। राइट। यहाँ पे ये बातें हो रही है क्वेश्चन में, यानी कि ये प्रोसेस आपका कहाँ पे हो गया, एसिमिलेशन का प्रोसेस है। आप सबसे पहले जहां देखेंगे वहां पे एसिमिलेशन पहला प्रोसेस है, उस पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यू इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हैं, वो मॉडिफाई कर रहे हैं, तो यानी कि ये अकोमोडेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे आई थिंक इसमें गलती है, ठीक है, हिंदी में गलत है, पीडीएफ में सही कर दूंगी। तो एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन का जो प्रोसेस है वो दोनों ये कहलाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा डी, एसिमिलेशन आत्मसातीकरण और अकोमोडेशन समायोजन। चलिए, The major proposition of Jean Piaget's theory is that जीन पियाजे के सिद्धांत की प्रमुख पूर्व धारणा क्या है? Children's thinking is qualitatively different from adults. अच्छा, बच्चे और वयस्क के बारे में, चाइल्ड और अडल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि बच्चे वयस्क के बारे में उन्होंने एक बात कही थी हमसे। क्या कही थी उन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं और वयस्क जो होते हैं उनका सोचने का जो अमाउंट होता है, ठीक है, अमाउंट यानी कि क्वांटिटी, ये सेम होता है, बट इनमें जो है सोचने का फर्क होता है, क्वालिटीज जो होती हैं उनकी, ये डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैचुरेशन की वजह से इनके में डिफरेंसेस आते हैं। बच्चों, एक जो बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, वो उनमें मैच्योरिटी लेवल आपको कम, परिपक्वता आपको कम देखने को मिलेगी, बट एक वयस्क जो होगा उसमें आपको जो है यही मैच्योरिटी, यही परिपक्वता ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उन्होंने ये चीजें कहा था अपने
थियरी में कि जो बच्चे होते हैं और जो वयस्क होते हैं दोनों में सोचने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल एक समान होती है, बस उनके में फर्क क्या है, उनमें गुणात्मक रूप से दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, चलो, यानी चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू अडल्ट्स, बच्चों की सोच बड़ों से कमतर होती, बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा है कि सोच जो है वह बच्चों का जो है दोनों का जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू अडल्ट्स, ये भी उन्होंने बात नहीं करी है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा है कि मात्राएं बिल्कुल सेम ही होती हैं, बस मैच्योरिटी की वजह से क्वालिटेटिवली आपको गुणात्मक रूप से इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा आंसर नंबर ए। चलिए, हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, इनमें से कौन सा जो है पूर्व संक्रियात्मक चरण में एक बच्चे की विशेषता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में पहले भी अभी हमने क्लासेस में डिस्कस काफी बार किया है, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। डेफर्ड इमिटेशन, नकल करने की नकल करते बच्चे, तो नकल जो है आपने देखा था सेंसोरी मोटर के स्टेजेस में बच्चों में आपने नकल का देखा था, तो ये ऑप्शन हमारा डी नंबर कट गया। गोल डायरेक्टर बिहेवियर, मतलब आप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, जहां पे उनको जाना है वो काम करके रहेंगे, तो ये चीजें आपने भी इसी स्टेजेस में सेंसोरी मोटर के स्टेजेस में देखा था, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। इसके अलावा सर्कुलर रिएक्शन, वृत्तीय प्रतिक्रिया, सर्कुलर रिएक्शन मतलब उनको सारी चीजें जो है सर्कुलर वे में चीजें समझ आ रही है, वृत्तीय प्रतिक्रिया वो देते हैं, तो ये चीजें भी हमने इस स्टेजेस में नहीं पढ़ा था। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, तो आपने ये देखा था कि बच्चे जो है रिवर्स मोड में क्या होते हैं, वो जानने में कठिनाई उनको महसूस होती है। अगर आप बच्चों को एक डेस्टिनेशन से एक जगह पे जहां वो खड़े हैं वहां से एक जगह, एक डेस्टिनेशन, एक लक्ष्य देते हैं कि यहाँ तक जाओ, तो वो रास्ता उनको सीधा आपने बता दिया, वहां तक तो उन्हें पता है, बट आप उनको बोलेंगे कि घर आओ, तो उन्हें अगर इस रास्ते नई जगह गए हैं तो उन्हें ये नहीं समझ आएगा कि सीधा ही वापस आना है हमें घर तक आना है। यहाँ पे उनको रिवर्सिबिलिटीज में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट वही वाटर टू आइस का दिया था कि वाटर टू आइस का कॉन्सेप्ट उनको आपने दिखाया, वो समझ आ गया, पर यही आइस वाटर भी बन जाता है जब आप गर्म करते हो, तो ये चीजों में उनको कठिनाई महसूस होती है, ये थॉट्स इनके में डेवलप नहीं होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 8 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे can be taught to behave and learn in specific manner using principle of reward and punishment। कह रहे इनाम और सजा के सिद्धांत पे बच्चे जो हैं वो जो है व्यवहार करना सीख जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, इनाम और सजा की बात इन्होंने यहाँ पे कभी नहीं करी है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात स्किनर के थ्योरीज में बात कहीं ना कहीं करी गई है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कभी भी पियाजे ने इनाम और रिवार्ड के बारे में या पनिशमेंट की बात उन्होंने नहीं करी है। ज्यादातर ये जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, रचनावाद थे, इन्होंने हमेशा बच्चों को क्या बताया कि एक्टिवली बच्चे जब रहते हैं, एक्टिवली इंगेज होते हैं, जब उनके सेंसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं किसी काम में, किसी एक्टिविटीज में, तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे दुनिया में जो है दुनिया में हेरफेर और अन्वेषण करते हैं। वो सक्रिय निर्माता, उन्होंने बच्चों को क्या कहा था, सक्रिय निर्माता उन्होंने यहाँ पे कहा था। पॉजिटिव बातें उन्होंने बच्चों के बारे में कहा था। नन्हा साइंटिस्ट कहा था उन्होंने, वैज्ञानिक उन्होंने कहा था। तो ये चीजें उन्होंने अपने हमेशा अपनी थ्योरी में बात करी है कि बच्चों को एक्टिवली आप एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए, वो खुद ही सीखते हैं, बस आपको एक्टिवली उनको जो है एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। तो चलिए ये ऑप्शन तो हमारा काम का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, उन्होंने कभी नहीं कहा बाय फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग, कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे जो है हमेशा दूसरों को देख करके सीखते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे जो है खुद ही सीखते हैं,
आपको सिर्फ गाइड करना है, वहां पे आपको बच्चों को एक्टिव एंगेजमेंट में हेल्प करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कैन बी कंडीशन टू बिहेव पर्टिकुलर वेज बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात जो है, ध्यान से नियंत्रित उत्तेजना द्वारा विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए वातानुकूलित किया जाता है। ये चीजें, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का भी कॉन्सेप्ट पियाजे ने अपनी थ्योरी में कभी भी नहीं करा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। वैसे भी जीन पियाजे की थ्योरीज में अगर आप बात कहीं भी देखेंगे तो बच्चों के बारे में बहुत पॉजिटिव है और बहुत एक्टिव लर्निंग को वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, सक्रिय तरीके से बच्चे सीखते हैं, इस बारे में उन्होंने बातें करी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 9th नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट implicates that। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अर्थ है कि, कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है बिहेवियर शुड बी कंडीशनड यूजिंग रिवार्ड एंड पनिशमेंट। व्यवहार और इनाम और दंड का उपयोग करके वातानुकूलित किया जाता है। तो उन्होंने कभी भी रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात अपने थ्योरी में करी ही नहीं है। व्यवहार और इनाम उनके थ्योरीज में है ही नहीं, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल काम का नहीं है। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट इन सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। देखिए कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की तो बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बात इसमें करा था, जटिल से सरल की बात करी नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि मैच्योरिटी जो होता है, बच्चों के मैच्योरिटी के हिसाब से आप बच्चों को लर्निंग करवाइए, सिखाइए, क्योंकि इसीलिए उन्होंने स्टेजेस में बात करी है डेवलपमेंट्स की, क्योंकि बच्चों को वो कहते हैं कि उनका जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास है वो जितना परिपक्व हो रहे हैं जिस एजेस के हिसाब से, आप उसको उस हिसाब से कराइए। तो सिंपल सी बात है, यानी कि पहले आप सिंपल चीजों को पढ़ाएंगे और उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स चीजों को पढ़ाएंगे। तो यानी ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल काम का नहीं है। करिकुलम शुड बी डिजाइन्ड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेजेस इन माइंड। अभी मैंने कहा जस्ट कि उन्होंने हमेशा मैच्योरिटी को प्रायोरिटाइज किया है, मैच्योरिटी को जो है प्रायोरिटी दिया है, और उन्होंने कहा है कि बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से आप लर्निंग करवाइए, ठीक है। यानी ये चीजें सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी द आउटकम्स ऑफ एक्टिवली इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। शिक्षण का ध्यान सोचने की प्रक्रिया के बजाय गतिविधि पे होना चाहिए। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप जो है सिर्फ देखिए कि आपके आउटकम्स क्या आ रहे हैं, आपका परिणाम क्या आ रहा है, उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। वो तो यही बल्कि कह रहे हैं कि आप बच्चों को एक्टिवली करने दो काम, और वो खुद ही एक्सप्लोर करेंगे। और उन्होंने इस चीज को कहा है कि अपने बच्चे अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने परिपक्वता के हिसाब से, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से टाइम के साथ में वो चीजों को सीख लेते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है आंसर नंबर सी। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन। आई थिंक मैं 10th नंबर क्वेश्चन तक इस क्लासेस को रहने देती हूँ, क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जाती हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चंस या उससे ज्यादा अगर मुझे मन हुआ ऐड करने का तो वो करके मैं नेक्स्ट सेशंस में आपको दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन। हमसे कह रहा है जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज। जीन पियाजे के हिसाब से ज्ञान है इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन। वो कह रहे हैं कि जन्मजात है, ये जो है अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, प्राप्त करने के बजाय ये जन्मजात होता है। बिल्कुल भी नहीं, जीन पियाजे ने कभी इस चीज के बारे में नहीं करी, बल्कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में बात करी है, और आपने इस चीज को बखूबी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है या जानते हैं पहले से। और उन्होंने ये कहा है कि इन 4 स्टेजेस में बच्चे जो है अपने मैच्योरिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ एक्टिवली जो है सक्रिय रूप से सीखते हैं। तो यानी उन्होंने जन्मजात चीजों पे ध्यान पर ज्यादा फोकस नहीं किया है, बल्कि वो सक्रिय निर्माता बच्चे को मानते हैं। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स। अधिक जानकार दूसरों के साथ बातचीत में सहनिर्मित। देखिए मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, जब हम वाइगोस्की का थ्योरी करेंगे तो उन्होंने इस बारे में बात करी है, और उसके बारे में, इस चीज के बारे में हम वहां पे बात करेंगे। तो जीन पियाजे का थ्योरी में इस बारे में कोई भी बात आपने नोटिस नहीं किया होगा। विजिबल बिहेवियर चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। बिहेवियरल चेंजेस के बारे में उन्होंने कुछ भी इस तरह की बातें नहीं करी है।
सबसे ज्यादा मैंने हमेशा कहा है आपसे कि वो हमेशा बात करते हैं बच्चों के बारे में, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बच्चों को जिज्ञासु, क्यूरियस, उन लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक बोला है, सक्रिय निर्माता, एक्टिव एक्सप्लोरर उन्होंने बच्चों को कहा है। तो यहाँ पे डी नंबर जो ऑप्शन है वो कह रहा है कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड rather than being passed passively। वो कह रहे बच्चों के द्वारा खुद ही ये पर्यावरण से जो है निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा ये निर्मित होता है। तो बच्चों को एक्टिव एक्सप्लोरर जहां भी बात की गई है, सबसे ज्यादा जीन पियाजे ने इस बारे में बात करी है। तो यानी कि ये वाला जो आंसर है हमारा, आंसर नंबर डी, ये हमारा 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर है। वीडियोस अगर मैं इससे ज्यादा बनाऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। वीडियोस अगर PYQ सीरीज आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और जो है पढ़ते रहिए। टेट एग्जाम, सीटेट का एग्जाम आपका, भले ही नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है बट बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तब तक आप इन चीजों को पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो सीटेट में आप अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।